बच्चों, हम एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा पाठ पढ़ रहे थे जिसका नाम था मेरे बचपन के दिन, और इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने इस पाठ में अपने बचपन के दिनों पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से जब उनका जन्म हुआ था तो उनके परिवार में बहुत खुशियां मनाई गई थीं। इसका कारण यह था कि उनके परिवार में करीब 200 वर्ष तक किसी पुत्री का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए इनको बहुत ही दुलार मिला था। इनके जो बाबा थे वे इन्हें बहुत विदुषी बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया था। फिर भी महादेवी वर्मा उस समय उर्दू और फारसी चला करती थी, वह तो नहीं सीख पाई, लेकिन हिंदी और संस्कृत सीख पाई और हिंदी और संस्कृत बहुत अच्छी तरह से सीख ली। महादेवी वर्मा की जो माँ थी वे भी प्रभाती गाती थी, वे भी छोटी छोटी कविताएं लिखा करती थी, मीराबाई के पद गाया करती थी। यहीं से महादेवी वर्मा के अंदर कविता के अंकुर पैदा हुए थे। महादेवी वर्मा थोड़ी बड़ी हुई थी तो उसके बाद इन्हें छात्रावास में रख दिया गया था और वहाँ पर छात्रावास में इन्हें जो अपने कमरे में साथ रहने वाली साथी मिली वो मिली सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री रही हैं, जिन्होंने झांसी वाली रानी कविता लिखी है। इस प्रकार से हमने देखा बचपन से ही महादेवी वर्मा को ऐसा वातावरण मिला जिससे कि उनको कविता लिखने की रुचि पैदा हुई। अब बच्चों, हम पाठ का आगे का अंश देखते हैं। क्राफ्टवेट, यह उनके विद्यालय का नाम है जिसमें वे पढ़ा करती थी। मैं एक पेड़ की डाल नीची थी, एक पेड़ जिसकी की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। सभी बच्चे बचपन में इस तरह के काम करते हैं। कोई पेड़ होता है, उसकी डालियों पर बैठ जाते हैं, उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, फलों को तोड़ते हैं और खाते हैं। जब और लड़कियां खेलती थीं तब हम लोग तुक मिलाते थे। महादेवी वर्मा अपने और सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए कह रही हैं कि जब हमारे साथ की और लड़कियां खेल खेला करती थीं तब हम लोग तुक मिलाते थे, यानी कि तुकबंदियां किया करते थे, छोटी छोटी कविताएं लिखा करते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, उसका नाम था स्त्री दर्पण। उसी पत्रिका में छपने के लिए ये अपनी छोटी छोटी कविताओं को भेज दिया करती थी। तो महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों ही कविताएं लिखती थी, दोनों की रुचियां एक सी थी। तो जब और बच्चे बाकी और काम करते थे, कोई खेलता था, कोई पढ़ता था, ये एक साथ बैठ करके तुकबंदियां किया करती थी, कविताएं लिखा करती थी और इनकी कविताएं छप भी जाया करती थी। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। ये बहुत छोटी सी बच्चियां थीं, लेकिन फिर भी इनके अंदर इतनी योग्यता थी, इनकी कविताएं इतनी सुंदर हुआ करती थी कि वे पुस्तक में छप भी जाया करती थीं। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे। इसके बाद में वहाँ पर कवि सम्मेलन होने लगे थे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे, तो ये दोनों भी उसमें जाने लगी। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। उस समय हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इसका कारण यह था कि हमारा देश तब तक स्वतंत्र नहीं हुआ था और देशवासी हर स्थान पर स्वदेशी का महत्व समझने लगे थे। तो हिंदी क्योंकि हमारे देश की भाषा थी, इसलिए यह माना जा रहा था कि देश को स्वतंत्र कराने से पहले हमें विदेशी भाषा से स्वतंत्र होना पड़ेगा। इसलिए हिंदी के प्रचार प्रसार का उस समय बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। महादेवी वर्मा सन 1917 में वहाँ गई थी। उसके उपरांत यानी बाद में गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। उसके बाद में गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। और आनंद भवन जो कि जवाहरलाल नेहरू जी का घर था, वह इस सत्याग्रह का, इस स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का केंद्र हो गया। यानी कि इलाहाबाद से या प्रयाग में जहाँ पर कि महादेवी वर्मा पढ़ा करती थी, वहीं पर से स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर था, क्योंकि वहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी का घर था और वो उसी घर में स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बना हुआ था।
जहाँ तहाँ यानी कि यहाँ वहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। इसके साथ साथ ही हिंदी का भी प्रचार चल रहा था। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन गति ले रहा था, उसी तरह से हिंदी का भी प्रचार प्रसार बढ़ रहा था। कवि सम्मेलन होते थे, तो जब कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉस्टवर्ड से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। तो इनके स्कूल की जो मैडम थी वो इन्हें अपने साथ लेकर के जाया करती थी। हम कविता सुनाते थे, वहाँ पर ये बच्चियाँ कविता पाठ किया करती थीं। ये छोटी ही थी क्योंकि उस समय स्कूल में ही पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी इनकी कविताएं बहुत सुंदर हुआ करती थी और मैडम के साथ जा कर के ये कविताएं सुनाया करती थीं। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी वहाँ पर श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे। वे जो कवि सम्मेलन होते थे, उन कवि सम्मेलनों में भी बहुत बड़े बड़े कवि आया करते थे। उस समय के जो प्रसिद्ध कवि थे, उस समय के जो नामी कवि थे, वे वहाँ पर आया करते थे। हरिऔध जी, श्रीधर पाठक और रत्नाकर जी, ये बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं। कभी कोई होता था, कब हमारा नाम पुकारा जाए, बेचैनी से सुनते रहते थे। ये अपने साथ कविता तैयार करके लेकर जाती थी और एक स्थान पर बैठी रहती थी और प्रतीक्षा करती थी कि कब हमारा नाम पुकारा जाएगा और हम जा कर के अपनी कविता का पाठ करेंगे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, महादेवी वर्मा को अधिकतर प्रथम पुरस्कार मिलता था। और ऐसा होता भी क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि वे बहुत ही प्रतिभा की धनी थी। उनकी कविताएं हम आज भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कितनी सुंदर रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। तो यह योग्यता, यह गुण उनके अंदर बचपन से था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। वे उन कविता पाठों में जाती थी, उन कवि सम्मेलनों में जाती थी और वहाँ पर बहुत सारे पुरस्कार जीत करके लाया करती थी। यानी बचपन से ही महादेवी वर्मा के अंदर कविता लेखन का प्रारंभ हो गया था। उनके अंदर की कवयित्री जाग चुकी थी और प्रारंभ से ही उन्हें प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो गई थी। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। तो इसी प्रकार से महादेवी वर्मा एक कवि सम्मेलन में गई थी और वहाँ पर उन्हें इनाम में चांदी का एक कटोरा मिला था। बड़ा नक्काशीदार, बहुत ही नक्काशीदार, बेल बूटे बने होते हैं ना, उस तरह का और सुंदर, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा एक कटोरा उन्हें मिला। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान उस दिन नहीं गई थी कवि सम्मेलन में। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी, प्राय का अर्थ होता है अधिकतर। वे अधिकतर नहीं जाया करती थीं कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। महादेवी वर्मा को इनाम मिला था और सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी सहेली थी, इसीलिए महादेवी वर्मा ने आकर के उनसे कहा, देखो मुझे यह कटोरा इनाम में मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा, अच्छा है, अब तुम एक काम करो कि मेरे लिए खीर बनाना और इस कटोरे में मुझे खिलाना। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। उसी दौरान आनंद भवन में बापू आए। आनंद भवन जो कि स्वतंत्रता का केंद्र हुआ करता था, वहाँ पर बापू पधारे। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। उस समय गांधी जी ने पूरे देश के लोगों से आह्वान कर रखा था कि देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे बड़े हैं, देश के लिए कुछ ना कुछ पैसा वो दें। तो जो छोटे बच्चे हुआ करते थे वे भी अपनी गुल्लक फोड़ करके पैसे दिया करते थे। अपना जो जेब खर्च होता था उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचाया करते थे। तो ये भी एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। उस समय बच्चों 1 रुपए में 16 आने हुआ करते थे। आपने सुना होगा 25 पैसे को 4 आने बोलते हैं और 50 पैसे को 8 आने बोलते हैं। वो इसी कारण से बोलते हैं। उस समय 1 रुपए के 16 आने हुआ करते थे। तो ये बच्चे भी अपने जेब खर्च से एक एक दो दो आने बचाया करते थे और गांधी जी जब आते थे तब उनको दे करके आते थे कि देश की स्वतंत्रता के लिए हम भी कुछ करना चाहते हैं। बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे।
उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। अब महादेवी वर्मा को बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर इतना प्यारा सा कटोरा उन्हें इनाम में मिला था। तो जब बापू आए थे और महादेवी वर्मा उनसे मिलने गई और अपने जो वो पैसे बचाती थी वो देने के लिए गई, तो साथ में वो कटोरा भी लेकर के चली गई कि यह कटोरा मैं उन्हें दिखाऊंगी गांधी जी को। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया तो महादेवी वर्मा ने बापू को वो कटोरा दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। महादेवी वर्मा ने कहा कि मैंने कविता सुनाई थी, उसमें इनाम में मुझे यह कटोरा मिला है। कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको। अब गांधी जी ने वो कटोरा महादेवी वर्मा से लिया और बोले अच्छा दिखाओ तो कैसा कटोरा मिला है। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे? तो गांधी जी ने कहा इसे दे रही है क्या देश के लिए, बता। तो उस समय के बच्चों के अंदर देशभक्ति की इतनी भावना थी कि वो अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ को देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। महादेवी वर्मा को वो कटोरा बहुत प्यारा लगा था। एक तो उन्हें इनाम में मिला था, इनाम में मिली हुई कोई भी चीज़ अपने को कितनी प्यारी लगती है। बच्चों, आपको भी कभी कुछ इनाम में मिलता है तो आप पूरे घर को दिखाते हो ना, और उस चीज़ को आप संभाल कर रखते हो बहुत दिनों तक। इसी तरह से महादेवी वर्मा को भी वो कटोरा बहुत प्यारा था। लेकिन गांधी जी तो उस समय यही प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह हमें देश को स्वतंत्र कराना है, तो जिससे वो जो ले सकते थे चाहे पैसा चाहे सहायता वो ले लेते थे। तो जब महादेवी वर्मा ने उनको वो कटोरा दिखाया तो गांधी जी ने कहा इसे अपने देश के लिए दे रही है क्या? तो महादेवी वर्मा क्या करती, उन्होंने वो कटोरा दे दिया। अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है। तो महादेवी वर्मा कह रही है मुझे कटोरे का दुख नहीं है, पर दुख ये है कि उन्होंने मेरा कटोरा लिया तो एक बार यह तो पूछते कि कौन सी कविता सुनाई थी, हमें भी सुनाओ। पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने तो कविता सुनाने को नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। अब जब ये हॉस्टल में लौट कर आई तो इन्होंने सुभद्रा जी से कहा कि वो कटोरा जिसमें आप खीर खाने वाली थी वो तो चला गया। तो सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। तो सुभद्रा जी ने कहा और जाओ अपना कटोरा गांधी जी को दिखाने के लिए, बापू को दिखाने के लिए। देख लो, ले लिया ना उन्होंने तुम्हारा कटोरा। बचपन में हम ऐसे ही तो एक दूसरे को चढ़ाया करते हैं, तो इसी तरह से उन्होंने चढ़ाया था। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान बोली कि देखो खीर तो तुम्हें मेरे लिए खिलानी ही पड़ेगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। अब उस खीर को चाहे तुम पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में खिलाओ। फूल एक प्रकार की मिश्र धातु होती है जो कि पहले चला करती थी, तो पहले फूल के कटोरे और बर्तन बहुत ज़्यादा चला करते थे। तो सुभद्रा जी ने कहा तुम अब मुझे चाहे किसी भी कटोरी में खिलाओ, पर खीर तो तुम्हें मुझे खिलानी ही पड़ेगी। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी, लेकिन तब भी महादेवी वर्मा को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया, क्योंकि पुरस्कार में इन्हें जो कटोरा मिला था वो इन्होंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़ करके चली गई। उनकी हो सकता है पढ़ाई पूरी हो गई थी, इस कारण वे छात्रावास से चली गई। महादेवी वर्मा से बड़ी थी वे। जब उनकी जगह एक मराठी लड़की जैबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही, तो उसके बाद में क्या हुआ, एक मराठी लड़की जिसका नाम जैबुन्निसा था वह इनके कमरे में आकर के रहने लगी। वह कोल्हापुर से आई थी, वह कोल्हापुर नाम के स्थान से आई थी। जैबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। उसका छोटा जो नाम था वह था जैबुन, और वह महादेवी वर्मा का बहुत सारा काम कर दिया करती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी। इनकी पढ़ने की जो डेस्क होती है उसको महादेवी वर्मा की जो सखी थी जैबुन्निसा वह साफ कर देती थी। किताबें ठीक से रख देती थी, मेरी किताबों को संभाल देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश
अवकाश मिल जाता था। उस समय तक महादेवी वर्मा बहुत अच्छी तरह से कविता लिखने लग गई थी और इस कारण से, क्योंकि उनकी जो सहेली थी जैबुन्निसा वो उनका काम कर दिया करती थी, तो महादेवी वर्मा को कविता लिखने के लिए और समय मिल जाया करता था। जैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, क्योंकि जैबुन्निसा की जो मातृभाषा थी वो मराठी थी और क्योंकि महादेवी वर्मा को तो मराठी आती नहीं थी, इसलिए इनसे जब बात करती थी तो वो आधी मराठी और आधी हिंदी बोला करती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। इसके बाद महादेवी वर्मा ने भी सोचा कि नई भाषा सीखी जा सकती है, तो महादेवी वर्मा भी उससे थोड़ी थोड़ी मराठी भाषा सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। वहाँ पर एक उस्तानी जी यानी कि एक शिक्षिका थी, एक टीचर थी, जीनत बेगम, उनका नाम था जीनत बेगम। जैबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रहा जाता था। जैबुन जब अपनी मराठी भाषा में कुछ बोला करती थी तो जो उस्तानी जी थी, जो मैडम थी, उनसे रहा नहीं जाता था। वह देसी कौवा मराठी बोली और वे कहा करती थी, अरे वाह, देसी तो कौवा है और बोली बोलता है मराठी। उन्हें लगता था कि जैबुन यहाँ पर रहती है और भाषा बोलती है मराठा की, महाराष्ट्र की भाषा बोलती है और रहती है उत्तर प्रदेश में, तो उनको कुछ बुरा लगता था कि यह हिंदी ही क्यों नहीं बोलती, तो इस कारण से वे उसका थोड़ा मजाक बनाया करती थी। जैबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। नहीं उस्तानी जी, यह देसी कौवा नहीं है, ये मराठी कौवा है और मराठी भाषा ही बोलता है। जैबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। जैबुन जो थी वह मराठी महिलाओं की तरह किनारी वाली साड़ी पहना करती थी और उसी तरह का ब्लाउज पहना करती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैबुन महाराष्ट्र से आई थी और अपनी संस्कृति को उसी तरह से वह पालन करती थी, जैसे वो महाराष्ट्र में रहती थी वैसे ही वह यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर भी रह रही थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। वह कहती थी कि मैं मराठी हूँ तो मैं मराठी भाषा ही बोलूँगी, यानी कि मैं महाराष्ट्र से आई हूँ तो मैं अपनी भाषा ही बोलूँगी। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। तो महादेवी वर्मा कह रही हैं कि उस समय लोगों में सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता होती है संप्रदाय के नाम पर भेदभाव। संप्रदाय कोई विशेष धर्म, कोई विशेष जाति, कोई विशेष एक क्षेत्र में रहने वाले लोग, कि वे एक दूसरे से भेदभाव करें। धर्मों में आपस में इतनी ज़्यादा भेदभाव की भावना नहीं थी, आपस में इतना ज़्यादा द्वेष नहीं था, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी, अवध यानी कि अयोध्या की रहने वाली जो लड़कियां थी, वे आपस में अवधी बोलती थीं, वे आपस में अवधी भाषा बोलती थीं। बुंदेलखंड की जो आती थी वे बुंदेली में बात करती थी। महाराष्ट्र से आने वाली लड़कियां मराठी बोलती थी, मध्य प्रदेश से आने वाली लड़कियां वहाँ की भाषा बोलती थी, उत्तर प्रदेश की लड़कियां वहाँ की, मतलब अपने क्षेत्र के अनुसार वे भाषा बोल लिया करती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम पढ़ते हिंदी थे और हम बातें जब करते थे तो अपनी अपनी भाषा में कर लेते थे। जब किसी एक क्षेत्र विशेष की लड़कियां आपस में मिलती थी वे अपनी मातृभाषा में बात कर लिया करती थी, तो आपस में किसी को किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। इन्हें हिंदी भी पढ़ाई जाती थी, उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, पर आपस में ये अपनी अपनी भाषा में बात किया करती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, ये एक ही रसोई में खाना खाती थी, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, एक ही प्रार्थना में खड़ी हुआ करती थी, कोई विवाद नहीं होता था, किसी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। बच्चों, वहाँ पर ईसाई लड़कियाँ भी थी, वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ भी थी, वहाँ पर मुस्लिम लड़कियाँ भी थी। इसके अलावा वहाँ पर राजस्थान की लड़कियाँ थी, मध्य प्रदेश की थी, उत्तर प्रदेश की थी, बिहार की थी, सभी स्थानों की लड़कियाँ थी, पर वे आपस में बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से रहा करती थीं।
मैं जब विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। तो जब ये विद्यापीठ आई थी तब से इनके बचपन का क्रम वैसा ही चल रहा है। वहाँ पर इन्होंने जो सीखा वो इनके जीवन में आगे भी उसी प्रकार से चलता रहा, क्योंकि बचपन के जो संस्कार होते हैं, जो चीज़ें हम अपने माता पिता से, अपने बड़ों से बिल्कुल बचपन में सीख लेते हैं, वे आगे तक हमारे साथ चलते हैं। जो संस्कार के बीज हमारे मन में पड़ जाते हैं वे हमारे साथ जीवन पर्यंत रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहा करते थे। तो वहाँ पर एक जवारा के नवाब थे जो कि रहा करते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, तो उनके पास अब नवाबी नहीं रही थी। वे पहले नवाब हुआ करते थे, मुस्लिम थे। जैसे हमारे हिंदुओं में जैसे राजा होते हैं उसी तरह से नवाब होते थे, बहुत पैसे वाले हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, उनकी नवाबी छिन गई थी, यानी कि अब वो नवाब नहीं रहे थे। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उनके पास केवल एक बंगला था, उसी में वो रहा करते थे। उसी कंपाउंड में यानी उसी क्षेत्र में हम लोग भी रहते थे, उसी में इनका परिवार भी रहता था, यानी कि इनके परिवार आसपास रहा करते थे। अब महादेवी वर्मा इस बात को इसलिए बता रही हैं क्योंकि उस समय धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इतना भेदभाव नहीं होता था। इसी बात को महादेवी वर्मा यहाँ बताने का प्रयत्न कर रही हैं। बेगम साहिबा कहती थी, उनकी जो बेगम थी वे कहा करती थी, हमको ताई कहो, हमको ताई कहो। ताई आप जानते हैं किनको बोलते हैं? ताई बोलते हैं हम अपने पिता की जो बड़े भाई होते हैं उनकी पत्नी को। तो जो बेगम थी वो इनकी माँ से बड़ी थी उम्र में, तो वो बच्चों से क्या कहा करती थी कि मुझको ताई बोलो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे और ये बच्चे उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे, उनके जो बच्चे थे वो हमारी माँ को चची जान कहते थे। यानी कि इन्होंने अलग अलग धर्म के होते हुए भी एक परिवार की तरह रहना सीखा था, यानी कि अपने रिश्ते इस तरह से बना लिए थे कि जैसे ये एक परिवार ही हो। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। तो ये कह रही हैं कि हम बच्चों के जब जन्मदिन होते थे तो उनके घर में मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे, और उनके घर के जो बच्चे थे उनके जन्मदिन हमारे घर में मनाए जाते थे। यानी कि हमारे परिवारों में इतना ज़्यादा स्नेह, इतना ज़्यादा प्रेम था। उनका एक लड़का था, उनके एक लड़का भी था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, उनका जो लड़का था उसको वे राखी बांधने के लिए कहती थी, यानी कि ये कहती थी कि बेटा ये तुम्हारा भाई है, बहनों को राखी बांधनी चाहिए, इसलिए तुम इसको राखी बांधो। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। जिस दिन राखी का दिन होता था उस दिन उस बच्चे को सवेरे से वे पानी भी नहीं देती थी, क्योंकि वे कहती थी कि राखी के दिन उसको व्रत रखना चाहिए। जबकि सामान्य रूप से क्या होता है बच्चों कि जो बहन होती है वह राखी के दिन व्रत रखती है और भाई व्रत नहीं रखते, लेकिन वह अपने बेटे को उस दिन व्रत कराती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। वे कहती थी कि जब तक तुम्हारी बहनें तुम्हारे राखी ना बांध जाएं तब तक तुम्हें निराहार रहना चाहिए, यानी कि कुछ भी नहीं खाना चाहिए, बिना आहार के रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, फिर बार बार इनके घर में बुलावा देती थी कि भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, बार बार वे अपने घर में उनके लिए बुलावा भेजती थी कि जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा भाई अभी तक भूखा बैठा है, आकर के उसे राखी बांध जाओ, तभी वह कुछ खाएगा। उसके बाद ये लोग जाते थे, ये जो बहनें थी ये उसके बाद जाती थी और उसको राखी बांध करके आती थी। हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, ये राखी बांध कर आती थी, और राखी बांधने के बाद बहनों को कुछ ना कुछ उपहार ज़रूर मिलता है, तो इनको लहरिए मिला करते थे। यानी कि एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसमें लहर जैसा डिज़ाइन बना होता है, लहर जैसा प्रिंट बना होता है, जो कि राजस्थान में बहुत चलता है। तो इन्हें लहरिए या कोई और उपहार मिला करते थे। इसी तरह मुहर्रम में बच्चों, मुहर्रम मुस्लिम धर्म का एक
ऐसा अवसर होता है जबकि वे शोक मनाते हैं इमाम हुसैन की याद में। तो उस अवसर पर मुहर्रम का जो अवसर होता था उस पर हरे कपड़े उनके बनते थे। उन सारे बच्चों के हरे रंग के कपड़े बनते थे तो हमारे भी बनते थे। तो उन बच्चों के साथ में इनके लिए भी हरे रंग के कपड़े बनाए जाते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, उसी समय इनका एक छोटा सा भाई हुआ। वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, तो जो ताई जी थी उन्होंने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। तो जो इनकी ताई साहिबा थी उन्होंने पिताजी से कहा कि देवर साहब से यानी इनके पिताजी से कहो कि वो मेरा नेग ठीक करके रखें। नेग होता है बच्चों एक प्रकार की राशि या उपहार, जबकि हमारे घर में कोई शुभ काम हुआ होता है तो हम अपने प्रियजनों को देते हैं। तो मैं शाम को आऊँगी, तो मैं आपके घर शाम को आऊँगी, मेरे लिए मेरा उपहार या नेक तैयार करके रखें। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। तो जो बच्चा हुआ था छोटा सा उसके लिए और उसकी माँ के लिए वो कपड़े और बाकी का सामान लेकर के आई, यानी कि वे इनसे बहुत प्रेम करती थीं। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थीं, इनकी जो माँ थी उनको वह दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं। बोली कि दुल्हन जिनके ताई और चाची नहीं होती हैं वे अपनी माँ के लाए हुए कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उनके इस तरह की परंपरा रही होगी कि बच्चा अपनी माँ के लाए हुए कपड़े नहीं पहनता, वह अपनी चाची और ताई के लाए हुए कपड़े पहनता है। और इसीलिए इनके छोटे भाई के लिए वे कपड़े लेकर के आई थीं। नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं, नहीं तो अगर किसी की चाची और ताई होती हैं तो 6 महीने तक वही बच्चे को कपड़े पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, इसीलिए मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ क्योंकि मैं इसकी ताई हूँ। यह बड़ा सुंदर है, यह बच्चा बहुत ही सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ, इसलिए मैं इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो देखो बच्चों, क्या हम सोच सकते हैं कि किसी बच्चे का नाम कोई पड़ोसी आए और वह नाम उस बच्चे का रख दे? क्या आज के ज़माने में कोई ऐसा सोच भी सकता है? आज तो क्या होता है, हम बच्चे का नाम रखते हैं तो अपने परिवार के लोगों से भी नहीं पूछते, उनके बताए हुए नाम भी नहीं रखते। और उस ज़माने में अगर कोई पड़ोसी भी आकर के प्रेम से बच्चे का नाम रख देता था तो वही नाम उस बच्चे का पड़ जाता था। तो जो इनकी ताई साहिबा थी उन्होंने बच्चे का नाम मनमोहन रखा। वही प्रोफेसर मनमोहन, वही बच्चा जो कि बाद में प्रोफेसर बना, उसका नाम हुआ प्रोफेसर मनमोहन। मनमोहन का अर्थ होता है मन को मोहने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। तो वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। वहीं आगे चलकर के पहले प्रोफेसर बने, उसके बाद में जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति बने। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे, इसी प्रकार से गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर वे रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। कहने का अर्थ ये है कि नाम उनका वही चला जो कि उस समय ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। उनके यहाँ हिंदी भी चलती थी और उर्दू भी चलती थी, क्योंकि वास्तव में हिंदी और उर्दू में कोई मूलभूत अंतर तो है ही नहीं। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे, वैसे वे अवध के थे, इसी कारण अपने घर में वे अवधी भाषा बोला करते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। उस समय इतना सौहार्द का माहौल था, इतना अच्छा माहौल था कि हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। अगर हम आज की स्थिति देखें तो ऐसा लगता है कि वह तो उस समय सपना ही था। आज आपस में जितनी लड़ाई है, आज धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जितना लोगों में मनमुटाव है वह उस समय नहीं था। तो इसी कारण वह समय
समय ऐसा लगता है जैसे कि एक सपना हो। आज वह सपना खो गया और आज तो वह सपना खो गया, आज तो वह सपना है ही नहीं। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। काश मेरा वो सपना सच हो जाता तो भारत की कहानी कुछ और होती। तो महादेवी वर्मा ने बच्चों यह पाठ जब लिखा था उस समय तक परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल गई थीं। जिस समय महादेवी वर्मा बच्ची थी उस समय तो हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर के अपने देश को स्वतंत्र करने की लड़ाई में लग रहे थे। वे अपना सब कुछ भूल गए थे, उन्हें सिर्फ अपने देश की आज़ादी चाहिए थी। लेकिन धीरे धीरे जब परिस्थितियां बदली, धीरे धीरे जब देश स्वतंत्र हो गया और देश स्वतंत्र होने के साथ ही देश का बंटवारा हो गया, हिंदू और मुस्लिमों में लड़ाई होने लगी। बंटवारे से बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हुआ, बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न हुई और उसके बाद में मनों में जो मनमुटाव रह गया, जो दुख रह गया, वह आज भी लोगों के हृदय में जीवित है, जिंदा है। और उसी का कारण यह है कि आज हमारे देश में बहुत सांप्रदायिकता है, बहुत जाति और धर्मों के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव है। तो बच्चों, हमने यह पाठ पूरा पढ़ लिया है। इसका नाम था मेरे बचपन के दिन और इसमें महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिनों का बहुत ही रोचक, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा पाठ है। अब अगली जो कक्षा होगी उसमें मैं आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर कराऊंगी। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए और अगली कक्षा में ज़रूर उपस्थित रहिए। नमस्कार।